हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंपिटिटर्स। आप देख रहे हैं लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, पहले से बहुत पहले से चल रहा है और ये अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जो है रुख कर रहा है। इसके पहले हम देख चुके हैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, लगभग आधा देख चुके हैं। 1947 लगभग पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ब्रिटिश के बारे में, अंग्रेज के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या क्या यहाँ पर अपनी राजनीतिक सत्ता जैसे यहाँ पर स्थापित की है, तो भारत पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा। जैसे आप देख रहे हैं आज का टॉपिक है ब्रिटिश रूल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। मतलब ब्रिटिश का भारत में आर्थिक नीति क्या है और इनका प्रभाव भारत में क्या क्या पड़ा, ठीक है, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ ये जो पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, ठीक है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर, ये सब की बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद जैसे कि मैं एक और भी मैंने कहा था कि एक चीज और बाकी रह गया है आपके मॉडर्न हिस्ट्री के जो है टॉपिक में, वो है क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए थे उनकी भी हम चर्चा करूंगा। जैसे क्रांतिकारी के रूप में अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी का हम क्या करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ खुदीराम बोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे जितने और भी होंगे, ठीक है, उनके बारे में सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है यही है। अभी स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश रूलर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया, ठीक है। भारत में ब्रिटिश ब्रिटिश का आर्थिक नीति एवं इनका प्रभाव तो क्या है हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं, इनको पढ़ने के लिए हम थोड़ा समझना पड़ेगा। हमें किसकी बातें समझनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईआईसी को। हालांकि मैं बता चुका हूँ ईआईसी के बारे में। जब यूरोपियन यात्री आए थे यहाँ पर, तो यूरोपियन यात्री में आप जानते हैं पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रेंच आए थे, स्वीडिश आए थे, डेनमार्क आए थे जिसको डेनिस कहा गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी आए। तो इनमें इनके बारे में बताया था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों की, तो शुरुआती दिनों में अगर मैं बात करूँ तो इस प्रकार से मान के चलिए ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में मान के चलिए ब्रिटिश है, क्या है, ये है ब्रिटिश है। और भाई साहब ब्रिटिश में क्या दिख रहा है, क्या चल रहा है ब्रिटिश में। ब्रिटिश की जो राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष वो कौन कहलाते हैं, वो महारानी, महारानी। और आपको अभी पता होगा, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ जो है सेकंड की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अभी अभी जस्ट के खबर है, महारानी एलिजाबेथ का जो है मृत्यु हो गई। उनके बाद वहां पर जो है चार्ल्स द्वितीय वहां के राष्ट्राध्यक्ष बने हैं, राजकुमार बने हैं, ठीक है। ये 2023 का खबर है, करंट अफेयर है, ठीक है। तो वो भी आप देखेंगे। चलिए, मैंने क्या कहा, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ के क्यों होते हैं, महारानी होते हैं। और यहाँ पर अगर देखने को मिलता है, इस ब्रिटिश में एक कंपनी थी, एक क्या थी भाई साहब, प्राइवेट कंपनी। समझिएगा मेरी बात, ब्रिटिश में क्या है भाई साहब, एक प्राइवेट कंपनी, और उस प्राइवेट कंपनी का जो नाम है
मर्चेंट एडवेंचर। क्या है? मर्चेंट एडवेंचर्स। और मर्चेंट एडवेंचर की जो है, मर्चेंट एडवेंचर्स की एक जो है सब्सिडरी कंपनी है। क्या है? एक सब्सिडरी कंपनी है और उसका नाम है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मर्चेंट एडवेंचर का कौन सा कंपनी है? सब्सिडरी कंपनी, अनुषंगी कंपनी। और ये कंपनी की स्थापना, EIC की स्थापना मर्चेंट एडवेंचर द्वारा, इस प्राइवेट कंपनी के द्वारा 1599 में की गई थी। मैं तब की बात बता रहा हूँ, मैं तब की बात बता रहा हूँ, 1599 की बात बता रहा हूँ, जब बाद में भारत पर इनका आगमन होता है। ठीक है, तो अब पहले शुरुआती दिनों की बात अगर जानेंगे तभी जो है कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर किस प्रकार से आर्थिक दबाव डाला है, आर्थिक जो नीति अपनाई है, उसके बारे में समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। इस प्रकार से आप देखे होंगे। चलिए, भारत का नक्शा है, जैसा भी बने मैं एक बार फिर से, चलिए ये भारत का नक्शा है, हमें दक्षिण से मतलब है फिलहाल। इसमें आपको देखने को मिलता है कि इधर पूरा, ये पूरा क्या है भाई साहब, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। इस तरफ आप देखेंगे तो हिंद महासागर है। तो ये आप जानते हैं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, इधर देख सकते हैं, ये है आपका श्रीलंका। अब देखने को मिलता है कि यहाँ की महारानी उस समय एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, उस समय की बात करें तो महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। इस महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था? एक रॉयल ऑर्डर पास किया था। 31 दिसंबर 1600 में क्या किया था? एक रॉयल ऑर्डर पास किया। और एक रॉयल ऑर्डर क्या है? एक रॉयल आदेश क्या है? ये रॉयल आदेश ये था कि महारानी जो एलिजाबेथ थी, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम, और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल ऑर्डर पास किया कि EIC, EIC को क्या करेगा? EIC भारत पर जाके, ठीक है, भारत पर जाके क्या करेगा भाई साहब? भारत में व्यापार करेगा। और व्यापार करने का इनको क्या प्राप्त होगा? एकाधिकार। याद रखिए, ये वर्ड बहुत बार आएगा, अभी मैं बात करूंगा जब ब्रिटिश रूल की। ठीक है, तो ये वर्ड बहुत बार आएगा, एकाधिकार। और एकाधिकार कहने का मतलब है कि इनके सिवा किसी और का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो एकाधिकार स्टार्टिंग में तो 15 वर्ष के थे, 15 वर्षों के लिए था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए एकाधिकार का रॉयल आदेश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 को कह दिया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि भाई साहब कंपनी वाले, आप इकलौते इंसान होंगे, आप सॉरी, आप इकलौते कंपनी होंगे जो भारत पर जाके व्यापार कर सकते हैं। कोई दूसरा आपके सिवाय व्यापार नहीं करेगा, और ये आदेश जारी करते हैं। ठीक है, और अब जानते हैं इनके बारे में, हमने पढ़े हैं कि ये चले जाते हैं और जाकर यहाँ पर व्यापार करने लगते हैं। ठीक है, क्या करने लगते हैं? यहाँ पर, यहाँ से इसी रास्ते से जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है? किसका मार्ग? व्यापार का मार्ग खुल जाता है पूरी तरह से ये, और व्यापार करने लगते हैं।
ठीक है। तो ये जो व्यापार है, अगर अब देखा जाए तो जो समय था 1600 से लेकर 1600 से लेकर 1757 तक, 1600 से लेकर जो 1757 का ये जो डेट था, ये पूरी तरह से किस पर बेस्ड था, किस पर बेस्ड था, किस पर आधारित था? ये जो आधारित था वो प्योर शुद्ध व्यापारिक, ठीक है, शुद्ध व्यापारिक कंपनी थी, एक प्रकार की जो है किस पर आधारित काम करते, ठीक है, शुद्ध व्यापारिक कंपनी, शुद्ध व्यापार। अब देखिए ये रॉयल ऑर्डर पास करने के बाद जो है यहाँ पर उन्होंने सन 1757 तक उन्हें पूरी तरह से शुद्ध व्यापार किए, ठीक है, पूरी तरह से भारत को भी देखिए भारत इस पर राजी इसलिए भी हुआ क्योंकि उनके कई फायदे हैं। देखिए कंपनी के क्या क्या फायदे थे, अगर मैं इसकी बात करूं, कंपनी से कंपनी से भारत को फायदा, कंपनी से भारत को क्या फायदा मिला, ये अब देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं बात करूं तो भारत में, ठीक है, भारत में विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा आने लगा। अब आने लगा, कैसे आने लगा भाई साहब, कैसे आएंगे? अरे आप जैसे आज आप अगर व्यापार करेंगे तो सबसे मोस्ट उनकी जो है रिक्वायरमेंट क्या होती है व्यापार करने के लिए? आपके पास तो खूब पैसा होना चाहिए। अरे भाई किसी दुकान में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, किसी शॉप में जाते हैं तो पैसे ही ना पकड़ के जाते हैं। तो आपके पास खूब पैसा होना चाहिए। और स्टार्टिंग में मैं बताया था जब यूरोपियन यात्री यहाँ पर आए थे, चाहे पुर्तगाली हो, स्टार्टिंग में खैर पुर्तगाली आए थे, ठीक है, 1498 में पुर्तगाली आए थे, ठीक है, वास्को डी गामा भाई साहब देख देख के चले गए थे, बाद में 60 गुना वो कमाए, फिर मसाले वसाले उनको अच्छे लगे थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो पुर्तगाली आए थे तो व्यापार ही किए थे, और व्यापार करके यहाँ से जो सामान थे, ठीक है, यहाँ के जो सामान थे खासकर मसाले हैं, ठीक है, वो सामान लेकर चले जाते थे, बेचते थे। तो इससे क्या फायदा होता था? स्टार्टिंग समय में ये फायदा होता था कि भाई साहब यहाँ पर विदेशी मुद्रा का भंडार होने लगा, विदेशी मुद्रा आने लगी। तो फायदा तो किसको भी होगा? भारत को होगा, मुद्रा आने लगा, पैसा आने चला। और विदेशी मुद्रा के रूप में याद रखिए, मुद्रा उस समय ऐसा नहीं कि करेंसी चलती थी भाई साहब, आजकल तो चलो मैं जो है दे दूं 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, मतलब कहने का मतलब अभी के समय जो मुद्रा क्या है हमारी, रुपया है, ठीक है, हमारी मुद्रा क्या है, रुपया। लेकिन उस समय मुद्रा के रूप में जो वैल्यू होती थी वो किसकी होती थी? सोने चांदी की। मुद्रा किसके रूप में? सोना चांदी के रूप में। और इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश से भर भर के सोना चांदी लाया जाता था, ब्रिटिश से भर भर के सोना चांदी लाया जाता है, और यहाँ से चीजें वस्तुएं, ठीक है, खरीद कर वो ले जाते थे। तो भाई साहब जाहिर सी बात है कि भारत को फायदा मिलेगा, भारत को क्या होगा? फायदा होगा, पहली बातें। दूसरी बातें मैं यहाँ पर करूं तो दूसरी बात ये है, भारत में हल हस्त जो शिल्प वस्तु है, देखिए हस्तशिल्प और हस्तशिल्प वस्तु, जैसे कहने का मतलब हाथ से बनाया गया। आज भी आप जाके देखिए कहीं जो है कहीं आप देखेंगे कहीं हस्तशिल्प वस्तुओं का बाजार लगता है, ठीक है, वहां पर भी आप जाके देखिए। तो भारत में हस्तशिल्प वस्तु का केंद्र था, वस्तु का क्या था? केंद्र था। और इस हस्तशिल्प वस्तु का केंद्र ब्रिटिश को बहुत लुभाता, ठीक है, ब्रिटिश जो है खरीदना चाहते थे, और खरीद कर ले भी जाते थे, तो इससे भी सोना चांदी आया। साथ ही साथ अगर कंपनी आएगी, भारत में कंपनी आएगी, तो कंपनी को कहने का कंपनी द्वारा भारत को टैक्स देना पड़ता था, कंपनी द्वारा क्या है? भारत को क्या देना पड़ता है? भारत को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, भारत को टैक्स कौन देगा? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को टैक्स देता था यहाँ पर व्यापार करने के लिए। साथ ही साथ साथ ही साथ मसाले एवं जो हस्तशिल्प वस्तु है, हस्तशिल्प वस्तु है, और हस्तशिल्प वस्तु का क्या हो गया?
अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिला, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, हस्त वस्तु और जो मसाले हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ, पहचान बना, पहचान मिला। ठीक है, तो ये फायदा होता था किसको, भारत को। कंपनी के आने से भारत को भी फायदा होता था, ऐसा नहीं है। और याद रखिए ये जो फायदा हुआ है, ये जो फायदा हुआ है वो कब तक हुआ है, जैसे कि मैंने बताया ये फायदा हुआ है सिर्फ 1600 से लेकर 1757, मतलब 157 वर्ष। ठीक है, 157 वर्ष तक ही क्या हुआ, फायदा हुआ भारत को इस चीज के। ठीक है, और आप देखेंगे बाद में देखेंगे सन 1757 में एक बहुत बड़ा जो है युद्ध होता है। ठीक है, और इस युद्ध में कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और जब प्लासी का युद्ध ब्रिटिश जीत जाता है तो बंगाल पर पूरी तरह से ये व्यवस्था स्थापित कर देंगे, बंगाल पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेंगे। और बंगाल पर जैसे ही नियंत्रण पाएंगे उन सभी कलेक्स इकोनॉमिक जो वो खर्च किए थे, भाई साहब दिमाग समझिए, पहले वो खर्च किए थे, सोना चांदी लाए थे, तो जितने भी रेवेन्यू मिलता था इसको सबको उठा के ले जाता था इंग्लैंड। ठीक है, जितना भी बंगाल से रेवेन्यू मिलता था सबको उठा के ले जाता था, कहाँ पर, इंग्लैंड। अंग्रेज जो है इंग्लैंड उठा के ले जाता। तो स्टार्टिंग में हम बोल सकते हैं 1600 से 1757 तक, 157 वर्ष तक पैसा ब्रिटेन से भारत आने लगा। और जैसे ही सन 1757 की बात करें तो उनके बाद से पैसा जो है पुनः भारत से ब्रिटेन जाने लगा। और यहां से शुरू हो जाती है आपकी आर्थिक शोषण। ठीक है, जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं करेंगे, ठीक है, ब्रिटिश जो रूलर है, ठीक है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, आर्थिक इनकी नीति है, उनका प्रभाव भारत में कैसे पड़ा वो भी देखेंगे। तो आर्थिक नीति के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोषण हुए, एक तरफ से क्या हुआ, शोषण हुआ। आर्थिक नीति कह दिए, इसका मतलब क्या है, ये शोषण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शोषण हो रहा है। ठीक है, भारत में क्या हो रहा है, भारतीयों का शोषण किया जा रहा है। तो वही हम देखने वाले हैं। ये तो सिर्फ वो, ठीक है, स्टार्टिंग की बातें हैं, लेकिन किस प्रकार से शोषण होगा अब हम इसकी बातें करेंगे। चलिए, तो हम लिखते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, उसको हम लिखते हैं, तो है भारत में ब्रिटिश की आर्थिक नीति एवं उनका जो है प्रभाव। भारत में ब्रिटिश की आर्थिक नीति एवं उनका प्रभाव वो हम देखेंगे। तो मोटा मोटी हम देखेंगे यहाँ पर शोषण जो हुआ है, शोषण शोषण एवं उत्पीड़न बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है एक प्रकार का क्या है, शोषण एवं उत्पीड़न हुआ है। तो इसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस शोषण उत्पीड़न, ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे ये जो उपनिवेशवाद है, ठीक है, उपनिवेश उपनिवेशवाद की तीन चरण, तो कहने का मतलब शोषण के तीन चरण होंगे। ठीक है, शोषण के तीन चरण होंगे। एक यदि बात करें तो पहले नंबर पर, ठीक है, वाणिज्य पूंजीवाद क्या है, एक है वाणिज्य पूंजीवाद, पूंजीवाद। दूसरा है, ठीक है, इस वाणिज्य पूंजीवाद का जो समय है सन 1757 से लेकर 1813। ठीक है, और अब बाद में आएगा 1813 का, ठीक है, एक चार्टर्ड एक आप पढ़ेंगे। 1813 का एक चार्टर्ड एक आप पढ़ेंगे, और इस चार्टर्ड एक के द्वारा, इस चार्टर्ड एक के द्वारा कंपनी के जो एकाधिकार थे उस एकाधिकार को खत्म कर दिया जाता है, और खत्म करके
जितने भी ब्रिटेन की और भी कंपनी है उनका स्वागत किया जाता है भारत पर, भारत आओ और व्यापार करो। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, बाद की बात है। फिलहाल दूसरे हम बात करें तो वाणिज्य पूंजीवाद के बाद औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद जिसका समय रहेगा 1813 से लेकर 1858, और 1858 1857 में, ठीक है, अब जानते हैं सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे बड़ा क्रांति, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी जो है हम जो है क्या है उसके समय हम देखे हैं, ठीक है, क्या क्या चीज हुई। उनके समय स्थिति बदल जाती है, भारत सरकार का जो है टाइम आ जाता है, लेकिन भारत सरकार भी कौन चलाता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी चलाती है, तो वो हम बात करेंगे। थर्ड नंबर पर वित्तीय पूंजीवाद, हम बातें करेंगे क्या है, वित्तीय पूंजीवाद। और वित्तीय पूंजीवाद का जो समय रहेगा 1858 से लेकर 1947 तक, देश आजाद होने तक। ठीक है, तो पूरा जितना भी हम पहले भी देश आजाद होते तक चीजें देखे थे, ठीक है, और ये देश आजाद तक हम देख, तो अभी जो देख रहे हैं वो भारत की आर्थिक नीति की दृष्टि से देख रहे थे। उस समय भारत की स्वतंत्रता की नीति की देख रहे थे कि ठीक है किस प्रकार से स्वतंत्र के लिए लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं, वो हम देख रहे थे। ठीक है भाई, सब चीजें क्लियर है ना? अभी तो खैर शुरुआत है, देखते हैं। चलिए, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे वाणिज्य पूंजीवाद। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे वाणिज्य पूंजीवाद। वाणिज्य पूंजीवाद, वाणिज्य पूंजीवाद का समय सन 1757 से लेकर आपको देखने को मिलेगा 1813। देखिए, एक चीज का जिक्र फिर मैं करूंगा, अभी प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, और बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध, सन 1757। और प्लासी के युद्ध में ब्रिटेन क्या हो जाते हैं भाई साहब, ब्रिटेन विजयी हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रिटेन जीत जाता है, ब्रिटेन विजयी हो जाता है। और विजय के उपरांत, ब्रिटेन विजय के उपरांत क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं कि बंगाल पर पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। जैसे मैंने कहा उसी को मैं यहाँ बात करता हूँ, बंगाल पर पूरा नियंत्रण हो गया। ठीक है, जानते हैं बंगाल पर जो है दीवानी मामले इन्हें मिलने लगे, दीवानी मामले भी मिलने लगे, ये पढ़ाया था। ठीक है, कैसे दीवानी मामले जो है मिलते हैं इनको, मतलब पैसा कौड़ी मिलने लगे। अब जब पैसा आएंगे, याद रखिए, याद रखिए, पैसा आएंगे तो ब्रिटिश क्या करेगा, ब्रिटिश क्या करेगा, ब्रिटिश क्या करेगा, जो इस जो रेवेन्यू होगा, जो बंगाल से जो भी पैसा आएगा, ठीक है, उसी पैसे से वो क्या करता है, उसी पैसे से भारत की, भारत की चीजें खरीदता था। ठीक है, स्टार्टिंग में उसी पैसे से भारत के मसाले खरीदता था, भारत से वो हस्तशिल्प वस्तु खरीदता था, हस्तशिल्प वस्तु खरीदता था, बहुत सारे सामान खरीदते थे। और क्या करता था, वो जितने भी चीजें खरीद कर वो चले जाते थे कहां पर, ब्रिटेन। कहां चले जाते थे, ब्रिटेन। और ब्रिटेन पर इसी वस्तु को
इसी वस्तु को, जो खरीदी वस्तु को अधिक दाम में बेचा करता था। अधिक दाम में क्या किया जाता था? बेचा करता था। इसका मतलब समझिए, पहले क्या करते, स्टार्टिंग में जब प्योर पूरी तरह से ये व्यापार करने आए थे, ठीक है, जब एकाधिकार था इनको पास, अभी भी है, लेकिन पूरी तरह से जब व्यापार करने आए थे, ठीक है, शुद्ध व्यापारिक व्यापार कर रहे थे, तो उस समय क्या स्थिति देखने को मिली थी कि पैसा लाते थे इंग्लैंड से, भारत पर व्यापार करते थे, चल जाते थे, फायदा भारत को ही होगा, ठीक है, क्योंकि पैसा आ रहा है। इस समय क्या होने लगा कि प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश का नियंत्रण बंगाल के क्षेत्र में पूरी तरह से हो गया। और बंगाल के बारे में मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा एरिया है। उड़ीसा इसी में आता है, झारखंड इसी में आता है, असम इसी में आता है, पश्चिम बंगाल इसी में आता है, ढाका इसी में आता है, ठीक है, बांग्लादेश इसी में आता है, सब इसी में, अभी जो जितने भी मैं बताया वो इसी में आते थे। पश्चिम बंगाल आता था। इतना बड़ा एरिया था, और वहां जो है नदी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी पटना पर जाके गुजरती है, ठीक है, पटना पर टकराती है किससे? गंगा नदी से। तो ये, इससे क्या होगा, ये एरिया बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, और इसके कारण से रेवेन्यू बहुत ज्यादा कलेक्शन होता था रेवेन्यू का। और उसी रेवेन्यू का हकदार अब बन गया था कौन? ब्रिटिश, क्योंकि पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर दिए थे, ठीक है। और यही के पैसे से, समझे, कहने का मतलब भारत के पैसे से, भारत के ही वस्तु खरीद कर वो ब्रिटेन में जाके अच्छी कमाई करता था। कहने का मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है ना भाई। जीरो इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, पैसा खुद भारत से लग रहा है। और भारत के जो मसाले हैं, भारत के जो हस्तशिल्प, भारत की वस्तु है जितने भी, ठीक है, वहां के बने जो हस्तशिल्प वस्तु है, उसको ले जाके क्या किया जाता था? बेचा जाता था ब्रिटेन में, ठीक है। तो पैसों का निष्कासन हुआ, धन का निष्कासन हुआ, ठीक है, पैसे बाहर जाने लगे पूरी तरह से। इनका उद्देश्य ही था, इनका उद्देश्य ही था कि पैसों का हम निष्कासन करेंगे, जितना पैसे लगाए भाई सब, उनको हम क्या करेंगे? हम उनको वापस लाएंगे। तो ये जो राजनीतिक कूटनीति खेली गई थी, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका उद्देश्य था, और उद्देश्य पूरा होते गया, होते गया, होते गया। चलिए, समझ में आई बात? पूरा क्लियर है बातें? चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरे नंबर की। ये तो फर्स्ट नंबर की है, मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट में, ठीक है। तो बस इतना समझाना कि 57 से 1813 के बीच जो है लगातार पैसों का बाहर जाना, ठीक है, किस प्रकार से बाहर जा रहा है। और देखिए 1857 ही नहीं, 1857 हो गया, मैं फिर से दोहराता हूँ, 1857 का प्लासी का युद्ध, 1857 के बाद सबसे बड़ा जो और युद्ध हुई है, बक्सर के युद्ध, सॉरी मैं 1857 बोल रहा हूँ ना, प्लासी का युद्ध 1757, 1757 के बाद सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, वो है 1764 का बक्सर के युद्ध। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि सन 1765 में देखने को मिली। और इलाहाबाद की संधि के उपरांत जब द्वैध शासन लगाया गया था, और 1772 में उस द्वैध शासन को तोड़ दिया गया था, मतलब उस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। तो धीरे धीरे समझिए, 1757 प्लासी का युद्ध, यहाँ पर बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। बक्सर के युद्ध के बाद लगभग पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लिया, क्योंकि बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या देखते हैं, तो उस युद्ध के परिणाम के बाद दूसरे वर्ष रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, इलाहाबाद की संधि कराई थी। और इसी इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी मामले किसको सौंप दी जाएगी? ब्रिटिश को सौंप दी जाएगी। कहने का मतलब है पूरा पैसा का जो है
ठीक है, पैसे इनके हाथ में रहेंगे। ब्रिटिश दीवानी मामले समझते हैं, दीवानी मामले कहने का मतलब पैसा उनके पास रहेगा। ठीक है, फिर बाद में द्वैध शासन भी लगाया गया। द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन कहने का मतलब है अब दीवानी मामले ब्रिटिश देखेगी और जो सूबेदारी मामले हैं वो नवाब देखेगा, बंगाल का नवाब देखेगा। बाद में इसी द्वैध शासन को 1772 में समाप्त किया जाता है। और समाप्त करने का कारण क्या था कि एक तरफ थे सेना, एक तरफ थे पैसा। पैसा के पास सेना नहीं है, सेना के पास पैसा नहीं है। दीवानी मामले के पास पैसा है लेकिन सेना नहीं, लेकिन जो है सूबेदारी वाले हैं उनके पास क्या है, सेना है लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन राज्य को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता थी, और जिसके कारण से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया है और दीवानी और सूबेदारी मामले दोनों ब्रिटिश रखे गए। तो ये चरण है, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ही कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो प्लासी के युद्ध है, और वहां से जो है जो जड़ें हिलती है बंगाल की, भारत की जड़ें होती हिलती है तो पूरा बर्बाद होती जाती है। ठीक है, जब एक बार जड़ें हिल गई, ठीक है, एक बार जड़ें कमजोर हो गई तो बस कुछ नहीं होने वाला, और बंगाल बाद में बर्बाद हो जाता है, बाद में अकाल पड़ जाता है पूरी तरह से। ठीक है, ध्वस्त हो जाता है जो भी है। तो ये बातें हैं, ये है वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या है, ठीक है, किस प्रकार से देखने को मिलती है। चलिए दूसरी हम बातें करेंगे औद्योगिक पूंजीवाद। ठीक है, औद्योगिक तो औद्योगिक तो समझते हैं, औद्योगिकरण कहने का मतलब है औद्योगिक, तो औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं ना, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र मतलब कहीं फैक्ट्री लगी हुई किसी की, ठीक है, प्रोडक्ट का जो है क्या हो रहा है, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, फैक्ट्री लगी वही क्षेत्र क्या लगाता है, औद्योगिक क्षेत्र। तो एक वर्ड आया है औद्योगिक पूंजीवाद, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद का जो समय है 1813 से लेकर 1858 तक। भाई साहब लूट तो रहे हैं, और देखिए कैसे लूट रहे हैं। 1813 में एक मैं बात करूंगा अलग से, जब हम बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, ये जब बात करूंगा तो ये चार्टर डेट वाली भी बात करूंगा, और संविधान में पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो 1813 का क्या है, चार्टर्ड एक्ट, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। बस इसमें एक लाइन मुझे लिखना है। इस 1813 की चार्टर्ड एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ये लगातार ला रही थी, मैंने हम जो है जो है रेगुलेटिंग एक्ट अगर हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का जो है पेस्ट इंडिया एक्ट हम पढ़ेंगे, 1786 का अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। उसी में एक 1813 का जो चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। चलिए 1813 की चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था कि ईआईसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। एकाधिकार, एकाधिकार को क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, पहले पॉइंट ये बताता हूँ। ठीक है, कंपनी के जो एकाधिकार है, एकाधिकार के बारे में मैंने बताया था, उन्हीं का अधिकार होगा, उनको समाप्त कर दिया गया था। और समाप्त कर, ठीक है, ये सभी जितने भी अन्य कंपनी है उन अन्य कंपनी को बुलावा आया था कि भाई साहब भारत जाइए, भारत पर आप व्यापार कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था ब्रिटिश जो महारानी की तरफ से। मैंने बताया था 31 दिसंबर 1600 में एक रॉयल आदेश जारी करके एक एकाधिकार पास किया 15 वर्षों के लिए, और वहां पर आप जाके व्यापार कर सकते हैं, केवल और केवल ईआईसी कंपनी, और कोई दूसरा नहीं, इंग्लैंड का कोई दूसरा कंपनी नहीं जा सकता। लेकिन अब इस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कोई भी अन्य जो ब्रिटिश कंपनी है वो जाके भारत पर पूरी तरह से व्यापार करना कर सकता है।
तो भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी कम थी, इतनी लूट रही थी, तो दूसरे को भी आप न्योता दे रहे हैं, दूसरे को भी आप न्योता दे रहे हैं। सॉरी। अब देखिए क्या हो रहा है, इस तरफ है, ये है ब्रिटिश, सॉरी, ये है ब्रिटिश, और ब्रिटिश में क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, भारत में तो फॉग चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, अरे बंद हो गया क्या। चलिए, ब्रिटिश में क्या है, एक तरफ से ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद है, और ब्रिटिश संसद क्या करेगी, ईआईसी पर जो है लगाम लगाती है, ठीक है, याद रखिए, ये हम देखेंगे, ठीक है, ईआईसी पर कैसे लगाम लगाएगी। ब्रिटिश में ही ईआईसी है, ईआईसी कंपनी है जो भारत पर, जो भारत पर जाके क्या कर रही है, व्यापार कर रही है, ठीक है। अब देखिए इस तरफ आपको देखने को मिलेगा, उसी समय औद्योगिक क्रांति का शुरुआत होता है, औद्योगिक क्रांति, इसमें ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है। और औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब है, औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब है यहाँ फैक्ट्री लगेगी भाई साहब, क्या लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, और फैक्ट्री क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट कहने का मतलब है माल तैयार करेगी, ठीक है, क्या करेगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बनाएगा, कौन, फैक्ट्री, जाहिर सी बात है, औद्योगिक क्रांति आया था, ठीक है, ब्रिटिश में आपको जो है पहली बार जो दुनिया में देखने को मिला, औद्योगिक क्रांति ब्रिटिश में देखने को मिला, और इस समय बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए जा रहे थे, और उस बड़े बड़े फैक्ट्री पे सामान्य तैयार हो रही थी, ठीक है, प्रोडक्ट जो है क्या हुआ, तैयार हो रहे थे, ठीक है, जो प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा था, तैयार हो रहा था, ठीक है। चलिए एक तरफ ये बात है, अब देखिए प्रोडक्ट तैयार तो होगा भाई साहब, अब प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा, अरे किसी चीज को अगर मान के चलिए आप सब्जी बनाते हैं, ठीक है, या मान के चलिए अब वो जो है पकोड़ा बनाते हैं, मान के चलिए, ठीक है, एक एग्जांपल है, पकोड़ा बनाते हैं, ठीक है, पकोड़ा बनाएंगे तो ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा, उनके लिए कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, उसके लिए प्याज चाहिए, मिर्ची चाहिए, तेल चाहिए, ठीक है, सबसे बड़ी बेसन, सबसे बड़ा चीज बेसन चाहिए, कहने का मतलब जो कच्चा माल चाहिए, और इनसे क्या है, अब आग में जो है तेल में तलोगे फिर वो क्या बनता है, क्या बनेगा, ठीक है, वो बनेगा पकौड़ा। अब औद्योगिक क्रांति की तो शुरुआत हो चुकी थी, फैक्ट्री भी डाल चुके थे, लेकिन जो कच्चा माल है, जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल का क्या, तो देखिए कच्चा माल जो तैयार, देखिए यहां पर क्या हो रहा था, भारत में देखा जाए तो भारत में एग्रीकल्चर बहुत है, क्या है, क्या है, एग्रीकल्चर या कृषि, और कृषि उत्पाद कच्चा माल, ठीक है, जैसे आप रेशम वगैरह को हम देख लेते हैं, रेशम से सूती वस्त्र जो बनता है, ठीक है, कपास जो है, कपास जो है उससे सूती वस्त्र बनाई जाती है, तो जो कृषि संबंधित जो कच्चा माल है, कच्चा माल कहाँ से मिलने लगा भाई साहब, भारत में मिलने लगा, समझेगा मेरी बातें, कृषि संबंधी कच्चा माल कहाँ मिलने लगा, भारत में मिलने लगा, और भारत में याद रखिए इस समय की स्थिति में 1813 की स्थिति में, ठीक है, 1813 की स्थिति में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भारत सरकार, भारत सरकार यहाँ पर बैठ जाती है, लेकिन भारत सरकार पर नियंत्रण कौन बैठाता है, वो ईआईसी ही नियंत्रण, ठीक है, भारत सरकार पर नियंत्रण किसका रहता है, ईआईसी, कहने का मतलब है हालांकि भारत सरकार का जो है बैठ चुका है, लेकिन नियंत्रण ईआईसी का है, ब्रिटेन में भी ईआईसी है और भारत में भी ईआईसी, ईआईसी क्या करेगा, यहाँ से
कच्चा माल उठाएगा, और कच्चा माल किसके पैसे से उठाएगा? अरे भाई साहब, बंगाल पर तो पूरा नियंत्रण है इनका। बंगाल के ही पैसे, बंगाल से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, उसी रेवेन्यू से ये कच्चा माल उठाएगा, फैक्ट्री पर लगाएगा, और फैक्ट्री पर लगाकर, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा, माल तैयार करेगा। ठीक है, मान के चलिए, मान के चलिए कोई भी चीज तैयार करें, सूती सूती अगर सूती वस्त्र तैयार करें, ठीक है, सूती की वस्त्र फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, कपास डाल के ये सूती वस्त्र का जो है, कपड़े का, मान के चलिए उस समय जो है कपड़े बहुत जो है देखने को मिलती है, ठीक है, कपड़े का इन्होंने फैक्ट्री डाल दी। अब ये क्या करेंगे, इसी कपड़े को या इसी सूती वस्त्र को या इसी प्रोडक्ट जो भी बनेगा, उसको भारत में जाकर क्या करेगा, सेल करेगा, बेचेगा। अब सोचिए कितना दिमाग है बंदों में, कितना दिमाग है। पहले क्या कर रहे थे, इस समय क्या कर रहे थे, जो बनी बुनाई चीज है, जैसे मसाले तो मिलता ही है, हस्तशिल्प, हाथों से जो बनाई चीजें हैं, वो पूरी तरह से भारतीय द्वारा बनाई चीजों को ही जाके बेचा जाता था। ठीक है, भारतीय द्वारा बनाई चीजों को ही लाके जो है उसको खरीद कर क्या किया जाता था, ब्रिटेन जाके बेचा जाता था, अच्छे जो खासे पैसे में। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कच्चा माल ला रहा है, फैक्ट्री में डाल रहा है, और उसको बेच रहा है, कहाँ पर, भारत में जाकर, क्या है, ब्रिटेन यहाँ पर भारत में जाकर बेच रहा है। और देखिए, कच्चा माल, मान के चलिए अगर कच्चा माल को वो 10 रुपए में खरीद रहा है, तो ये ब्रिटिश फैक्ट्री में जाके, इधर जाके ये बेच रहा है 100 रुपये में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 10 रुपये और 100 रुपये की बात, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितने कितने गुने में, ठीक है, कई गुने में, 4 गुने, 8 गुने, 10 गुने, कई गुने में ये जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे में भारत में क्या है, बेचा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कच्चा माल का उपयोग कौन कर रहा है, औद्योगिक क्रांति के तहत ब्रिटिश कर रहा है, ब्रिटिश इसी माल को बेच रहे हैं, तैयार माल जो भी है, सूती वस्त्र, जैसे कि मैं एग्जांपल से बताया, उसको यहाँ पर बेच रहे हैं। स्थिति कैसी बनेगी, स्थिति कैसी बनेगी, यहाँ पर चरमरा जाएगी स्थिति भारत पर। क्यों? क्योंकि जिस चीज से रोटी रोटी चलती थी, उसी को जो है वो चीजें क्या हो गया। अरे भाई साहब, मान के चलिए आपका जो लोकल जो एरिया है, उस एरिया पर, ठीक है, जो चीज आप बेच रहे हैं, उस एरिया पर अगर कोई और दूसरा स्टॉल लगा देता है किसी चीज का, अगर वो ज्यादा चलने लगती है, तो आपका जो है जो बनाया चीज वो कम हो जाएगा ना। मान के चलिए, ठीक है, उस एरिया में अभी जो है समोसे वाला का ठेला है, ठीक है, उस समोसे वाला का ठेला है, और उसके आजू बाजू पिज्जा और जो है आपके गुपचुप का ठेला लगा दो, अगर वो ज्यादा बिकेगा, तो आपके जो इनकम है वो तो कम हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है कि कच्चा माल को लेकर ये फैक्ट्री में तैयार करके बेचा जाता था, जिसके कारण से यहाँ की जो हस्तशिल्प वस्तुएं हैं, ठीक है, हस्तशिल्प वस्तुओं पर कमजोरी देखने को मिलता है, उनका पतन होने लगा। ठीक है, उनका पतन होने लगा। ठीक है, हस्तशिल्प वस्तुओं का पतन देखने को मिला, क्योंकि बना ही नहीं रहे, बन ही नहीं रहा, बन भी रहा तो खरीद नहीं रहे, खरीदारी नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर और करी, कौन, ब्रिटिश, इंग्लैंड वासियों द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा एक चीज और देखने को मिली। अब देखिए, यहाँ पर अगर ला के बेचेगा, इंडिया पर बेचेगा, तो बेचने के लिए कौन होगा, अरे कहने का मतलब खरीदेगा कौन, खरीदेगा कौन, अरे भाई जिसको जो जरूरत है वही तो खरीदेगा। ठीक है, जिसको जो जरूरत है वही तो खरीदेगा, लेकिन खरीदने के लिए, ठीक है, जो भी उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता, ठीक है, उस उपभोक्ता को वो बेड़ी पार करना पड़ेगा, बेड़ी पार करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो स्थिति आप मैं बता रहा हूँ, 1813 से 1858 की जो स्थिति मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति ऐसी थी कि भारत में बहुत सारी कुरीतियां थी। आपके आपके अंतर्गत सती प्रथा यहाँ पर थी, बाल विवाह होने लगे, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहे थे, सती प्रथा थी, बाल विवाह होने लगे, पर्दा प्रथा थी, बहुत सारे ऐसी कुरीतियां थी।
और इस बीड़ी से पार होकर, ठीक है, कुछ चीजों का आप जो है देखिए, अगर यहाँ पर कोई चीज अगर बेचेगा तो कहने का मतलब बाजार बनाना पड़ेगा। अरे भाई साहब सेल किस में करेंगे, बाजार में करेंगे, ठीक है, एक बड़े लेवल में करेंगे बाजार, और वहां पर लोगों को खींचा कैसे जाएगा, उपभोक्ता कैसे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी कुरीतियां थी जिसके कारण से, ठीक है, बाजार पर रौनक नहीं थी, बाजार एक प्रकार से, ठीक है, बाजार तक खिंचाव नहीं था लोगों का, आ नहीं रहे थे। जैसे आज के दौर में अगर, ठीक है, कहीं सेल लगी है तो जब भीड़ लग जाता है, उस समय बहुत सारी कुरीतियां समाज में कई जो कुरीतियों में बीड़ी में बंधी हुई थी, और इसी कुरीतियों को, समाज की इसी कुरीतियों को अब खत्म करने वाला है कौन, ब्रिटिश। आप देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक आते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन होता है, सती प्रथा समाप्त करती, कारण क्या है, अरे इसी बाजार का एकीकरण करना, ऐसी बाजार की तरफ उपभोक्ता को आकर्षित करना, क्योंकि उस सभी बीड़ी को पार करें, अगर अगर ऐसा वो करते हैं, ब्रिटिश सरकार ऐसे समाज में ऐसी कुरीतियों को हटाते हैं, समाप्त करते हैं, उनका अंत करते हैं, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश सरकार की जो चीजें हैं वो बिकेगी, ठीक है। उनके, अगर उनके लिए काम कर रहे हैं तो वो भी उनके लिए काम करेंगे, एक दूसरे का जो है बोलते हैं वाइस वर्सा, वैसा है। तो यहीं पर आपको देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि ये समाज की कुरीतियों को समाप्त करना चाहता है ब्रिटिश सरकार। भूल के मत सोचिए कि ब्रिटिश सरकार इस समय समाज की कुरीतियों को हटाना चाह रहा है, ऐसा नहीं। ये तो तब भी थी, 1857 के समय भी थी, उसके पहले भी थी। ये कुरीतियां क्या नहीं थी, हमारे देश में वर्षों से चली आ रही है कुरीतियां, ठीक है। सती प्रथा तो वर्षों से, प्राचीन से चली आ रही है, ठीक है। ये कुरीतियां नहीं थी क्या, ये थी। लेकिन उस समय की जो स्थिति परिस्थिति थी, उस समय बोलते ना, आप जो है अगर आपको बिना पकाए अगर मिल जाता है, बिना पकाए खाना मिल जाता है तो आप पकाएंगे थोड़ी, बिना पकाए अगर खाना मिल जाता है तो आप नहीं पकाएंगे ना। अगर आपको वो समय आएगा जब आपको पकाना भी पड़ेगा, सब्जी लेने जाना ही भी पड़ेगा, ठीक है, सब चीज करना पड़ेगा, तब आप खाएंगे, मेहनत करना पड़ेगा तब आप खाएंगे, तब क्या करेंगे, तब आप मेहनत करेंगे, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। कहने का मतलब है ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश को पहले ही पका पकाया मिल जाता था, सभी चीजें मिल जाते थे, पैसा। लेकिन यहाँ पर बाजार की बातें थी, यहाँ पर उनको सेलिंग करना था, और कब करेंगे बाजार का एकीकरण, कब करेंगे, जब तक सामाजिक बेलियों को हटा नहीं देंगे तब तक ये चीजें जो है बाजार का एकीकरण नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी कारण से अपनी मंशा को साफ करके समाज की कुरीतियों को, हालांकि उनका जो अच्छा कार्य है, ऐसा नहीं बोल अच्छा कार्य है, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि समाज की कुरीतियों को हटाए, उनका उद्देश्य था कि ये जो व्यापार है, व्यापार का एकीकरण करना, बाजार का एकीकरण करना, ठीक है, पूरी तरह से राजनीतिक स्थापित करना था, ठीक है। चलिए, और इसी औद्योगिक पूंजीवाद की जो है देखने को मिलेगा कि इनकी खामी क्या थी, इनका जो है बोल सकते हैं नुकसान क्या है, भारत को क्या नुकसान पड़ा। तो भारत को नुकसान पड़ा, नंबर वन पड़ा कि भारत जो है, ठीक है, कच्चा माल तो भारत बना रहा है, कच्चा माल भारत बना रहा है, लेकिन उपयोग भारत खुद नहीं कर रहा है। कृषि संबंधी जो भी कच्चे माल है वो भारत तैयार कर रहा है, लेकिन भारत खुद उनको उपयोग नहीं कर रहा है। तो नुकसान क्या होगा कच्चे माल का, ठीक है, पहली बातें। दूसरी बातें, भारत से अब धन पहले से भी ज्यादा था, अभी ज्यादा धन का अत्यधिक निष्कासन, धन बहुत तादाद मात्रा में ब्रिटिश जाने लगा, ठीक है, धन बहुत अब तो पहले ये होता था कि चलो वहां से रेवेन्यू आए उठा के जो ब्रिटिश सरकार को देती, अब क्या हो रहा है, रेवेन्यू भी आ रहा है, बाजार से पैसा भी आ रहा है, कच्चा माल खरीदने के लिए बहुत कम कीमत लगाई जाती थी, ठीक, कच्चा माल खरीदने के लिए बहुत कम कीमत में कच्चा माल खरीदे जाते थे, उससे जो प्रोडक्ट बनते, ठीक है, उससे कई गुने में बेचा जाता था, ठीक है। तो ये जो है हस्तशिल्प का, जो हस्तशिल्प वस्तु है, हस्तशिल्प वस्तु उनका पतन हो गया, ठीक है, हस्तशिल्प वस्तुओं का क्या हो गया भाई साहब, पतन हो गया, ठीक है।
चलिए, तो इस प्रकार से बहुत सारे नुकसान जो भारत को झेलने पड़े, भारत को उठाने पड़े। एक प्रकार की आर्थिक नीति देख रहे हैं, ठीक है, जिस टॉपिक पर हम स्टार्ट किए हैं, शोषण एवं उत्पीड़न, आर्थिक जो है नीति है, ठीक है, उनसे जो शोषण और उत्पीड़न हुई है, ठीक है, उसी का जो है एक वाणिज्य पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर में वित्तीय पूंजीवाद जो है आएगा, और वित्तीय पूंजीवाद को जो है इस प्रकार से हम क्या करेंगे, थोड़ा जो है देखेंगे भाई, बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी जो है कुछ कार्य है, ठीक है, कुछ काम है, तो हम इसको हम बाद में चर्चा करते हैं इसकी। अभी तो फिलहाल ये स्टार्ट हुआ है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, और भी बातें करेंगे, और भी शोषण के और बहुत सारे जो हथकंडे अपनाए हैं, तरीके अपनाए हैं, उसकी हम क्या करेंगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें, सारी चीजें आप क्या करिए, याद रखिए, ध्यान रखिए। चलिए, कल की क्लास में हम बातें करेंगे आगे की। तब तक जो है, धन्यवाद, थैंक यू क्लास।